यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हिंदी व्याकरण में हम आपको शब्द रचना, हिंदी व्याकरण का चैप्टर एक है शब्द रचना, और उसके कई भाग हैं, जिसमें सबसे पहले शब्द रचना में शब्द भेद है। शब्द रचना को हम अगर पढ़ेंगे तो जिसमें हमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, और जिसमें आप जानते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 प्रकार के हैं। तो हम आज सबसे पहले शब्द रचना में शब्द भेद, शब्द क्या है, शब्द क्या है, सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द ध्वनियों से बने सार्थक शब्द समूह, शब्द समूह को शब्द कहते हैं। शब्द, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि शब्द क्या है। ध्वनियों से बने सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो अपना पूर्णतः अर्थ व्यक्त करे। अगर शब्द अपना अर्थ व्यक्त नहीं करता है तो हम उसे शब्द नहीं कहेंगे। ठीक दूसरे रूप में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक से अधिक वर्ण के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। जैसे सार्थक पानी है, पानी सार्थक है। अगर हम इसी को उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, जैसे नीपा कर दें, नीपा, तो नीपा आपका जो है ये हो जाएगा निरर्थक। क्या हो जाएगा? निरर्थक। और पानी क्या है आपका? सार्थक। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किसी भी शब्द को तब तक शब्द नहीं कहेंगे जब तक कि वह सार्थक ना हो, अर्थात उसका कोई अर्थ ना हो। अगर अर्थ है तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक। अब हम अगले क्रम में पढ़ेंगे कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम। नंबर 1 क्या है? तत्सम। नंबर 2 क्या है?
तद्भव। नंबर 3 क्या है? देशज। और नंबर 4 है विदेशज, जिसको आप कह सकते हैं विदेशी, जिसे आप कह सकते हैं विदेशी। ठीक। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। अब चारों को हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्सम को पढ़ेंगे। तत्सम क्या है? तत्सम किसी भाषा के मूल वर्ण को हम, या मूल शब्द कहिए, मूल शब्द को हम जो है तत्सम कहेंगे। किसी भाषा के मूल रूप कहिए, मूल रूप को तत्सम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक। अब इसको अपने ट्रिक से समझिए कि तत्सम तत्सम का अर्थ, ठीक, आसान है। क्या आसान है? तत् का अर्थ होता है उससे या उसके, ठीक। और दूसरा है सम माने समान। सम माने क्या होता है? समान, ठीक। उससे या उसके कह सकते हैं, उससे या उसके। यहाँ तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान, ये अर्थ इसका है। तत्सम का अर्थ किस में लेंगे हम? उस संस्कृत के समान। संस्कृत के समान अर्थात संस्कृत के ज्यों के त्यों। संस्कृत से जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए, उसे हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों, ठीक। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों आ गए, ज्यों का त्यों आ गए हैं, ठीक। ज्यों का त्यों आ गए हैं, किस में आ गए हैं? हिंदी में आ गए हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम कहते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए इसको कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों, संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों आए। जैसे ये नहीं आम्र, उष्ट्र, उद्धर्तन। अर्थ जानिए। आम्र आम, उष्ट्र ऊंट, उद्धर्तन उबटन। उबटन क्या है? जिसे आप जानते हैं बुकवा, हिंदी में घर पर हम लोग लगाते थे, बुकवा बोलते थे। उद्धर्तन उबटन कहा जाता है।
उबटन है। ठीक, तो ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों आ गए हैं। ठीक, अब तद्भव क्या है, हम दूसरे नंबर पर तद्भव को पढ़ते हैं। तद्भव क्या है? तद्भव, तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। वे तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए, वे तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ क्या है, यहाँ आपने देखा। अब इसे समझेंगे कैसे? तद और भव को हम विग्रह करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। तद लिखा है तद, और है भव। तद और भव। तद उससे, भव माने उत्पन्न। तद उससे, भव माने उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत। किससे? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक, वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए, अर्थात संस्कृत से भव हो गए। भव माने क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। संस्कृत से वो उत्पन्न होकर के किस में आ गए? हिंदी में आ गए। ठीक, कैसे आए? उसका क्रम कैसे है? क्रम है संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, फिर इसके बाद है अपभ्रंश है। संस्कृत से होकर, पाली से होकर, ठीक, क्रमशः प्राकृत से होकर अपभ्रंश, और इसके बाद पहुँचे कहाँ जाकर के? ये हिंदी में पहुँच गए। ठीक है, इतने चरण से होते हुए विकृत हो करके कहाँ पर पहुँचे हुए? हिंदी में पहुँच गए। ठीक है, जैसे अब देखिए, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। अब देखिए, ये है संस्कृत। संस्कृत का शब्द है, क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि को प्राकृत में क्या कहा गया?
अग्नि। क्या कहा गया? संस्कृत में आग क्या कहा? अग्नि। प्राकृत में क्या कहा गया? अग्नि। और हिंदी में जाकर पहुंचा किस रूप में? आग। ठीक। अब संस्कृत में देखिए मया। क्या है? मया। संस्कृत में क्या? मया। प्राकृत में क्या हुआ? मई। क्या हुआ? मई। और हिंदी में जाकर पहुंचा क्या हो गया? मैं। ठीक। और एक शब्द देखिए इसी तरह से, संस्कृत में पुष्प, प्राकृत में पुष्प। प्राकृत में क्या हुआ? पुष्प। और हिंदी में क्या हो गया? फूल। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत में अग्नि, प्राकृत में अग्नि और हिंदी में आग। संस्कृत में मया, प्राकृत में मई और हिंदी में मैं। संस्कृत में पुष्प, हिंदी में पुष्प और प्राकृत में पुष्प और हिंदी में फूल। ठीक है। तद्भव, तत्सम दो और है, हम अगले क्रम में पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर अब है, तीसरे नंबर पर आता है देशज। देशज। ठीक। अब है तीसरे नंबर पर देशज है। देशज क्या है? पढ़ने से आपको लगेगा कि देशज, देशज देसी शब्द। लोक में प्रचलित आम जनजीवन में जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं उसे देशज की श्रेणी में रखा जाता है। और उसे हम जब परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय में ज्ञात ना हो वे देशज कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय में ज्ञात ना हो, मतलब उसके बारे में हम न जानते हों कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देशज को हेमचंद्र जी ने देसी कहा है। देशज को हेमचंद्र जी ने देसी कहा है। देसी लोक में प्रचलित, हम अपने जीवन में, आम जन जीवन में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और उसके उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे खिड़की, लोटा, ठेठ आदि ये शब्द हैं। अब इनकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे जो है देशज में रखा जाता है। अब 4 नंबर पर है
विदेशज या विदेशी, विदेशज या विदेशी है। आखिरी है ये शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार बताए आपसे, जिसमें चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ये अंतिम है, विदेशज। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे विदेशज कहलाते हैं। वे विदेशज कहलाते हैं। अब विदेशी भाषा कौन कौन सी है? विदेशी भाषा हम जानते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि ये भाषाएं हैं। देखिए, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, तुर्की भाषा है, अंग्रेजी है और पुर्तगाली है। ठीक, ये हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 भाषा हमने यहाँ पर लिखा है। तो अरबी में जैसे अरबी यहाँ नुक्ता लगता है, कीमत, अरबी में कीमत, और इसे हिंदी में उस नुक्ता को हटाएंगे, क्या बोलेंगे? कीमत। फारसी खूब, हिंदी में क्या हो जाएगा? उसी नुक्ता को हटा देंगे, खूब। तुर्की में चमचह, और हिंदी में उसको बोलेंगे चमचा। क्या बोलेंगे? चमचा। फिर अंग्रेजी में ऐसे कई शब्द हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, हिंदी में जो आ गए हैं सीधे, अपील, आर्डर, ठीक, अपील, आर्डर आदि। पुर्तगाली आल्पिन बोलते हैं, आल्फिनेट है, और उसे हिंदी में हम बोलेंगे आल्पीन। क्या बोलेंगे? आल्पीन बोलेंगे। पुर्तगाली में बाल्डे, क्या है ये? पुर्तगाली में बाल्डे। अब इसे हिंदी में हम बोलेंगे बाल्टी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बाल्टी। ठीक, ये है विदेशज, यानी कि विदेशी भाषाएं। आप जानते हैं कि हमारा देश गुलाम रहा, और जो बाहर के लोग यहाँ पर आए उनके द्वारा लाई गई उनकी संस्कृति के साथ साथ उनकी भाषाएं हमारे जनजीवन में वो व्याप्त हो गई, और वो भाषाएं धीरे धीरे हम लोगों ने अपनाया और हिंदी में आकर के वो मिश्रित हो गए। अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सभी भाषाएं। ठीक, और जिसका प्रयोग हम हिंदी में करने लगे। ये रहा आपका 4 विदेशज, ये चारों खत्म हो गया। अब हम अगले क्रम में जो है पढ़ेंगे बनावट के आधार पर
बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, शब्द की रचना पढ़ेंगे। हम अगले बार जो है लेकर के फिर आएंगे अगला अध्याय। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। हाँ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।